हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, आज जो हमारा सेशन क्लास 11 की डेप्रिसिएशन पर रहने वाला है वो एक थ्योरेटिकल सेशन होगा, जिसमें हम, क्योंकि अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ट्राई कर कर देख चुके हैं। सो नाउ अब हम इस सेशन में इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएशन है, वो स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों मेथड्स में क्या है। देखो, सबसे पहला जो डिफरेंस है ना वो है अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन के आधार पर। अब देखो, हम प्रैक्टिकली समझ चुके हैं, हमें पता है कि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते थे तो एक इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन आता था, है ना। और जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था उसमें क्या था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट सेशन दिया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, तो उसमें आपको मैंने खुद से भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आपको ये समझाया था कि हर साल जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ना वो भी डिक्रीज करती चली जाती होती है। तो इसीलिए और वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाती होती है, वो तो होगी होगी क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है, तो एसेट की वैल्यू को तो ये रिड्यूस करेगा ही करेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में हमेशा एक इक्वल डेप्रीसिएशन ऑन ईयरली बेसिस, एवरी ईयर एक इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट कि फर्स्ट ईयर वो एसेट कब खरीदी गई है। तब ऑन दी बेसिस ऑफ डेज या मंथ्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस के अकॉर्डिंगली देखें तो हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम WDV मेथड के अकॉर्डिंगली समझें तो डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, मतलब आगे आने वाले हर साल में जो डेप्रिसिएशन होती है वो कम होती चली जाती है। नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसमें डेप्रीसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पर ही चार्ज होती है, जैसा कि हमने प्रैक्टिकली भी न्यूमेरिकली भी समझा है। लेकिन अगर हम WDV मेथड की बात करें तो उसमें जो डेप्रीसिएशन चार्ज होती है वो हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस, माइनस कर कर डेप्रीसिएशन जो बैलेंस निकलता है, जो बैलेंस BD निकलता है, रिड्यूस्ड वैल्यू नेक्स्ट ईयर, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज की जाती है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की तो वो है जीरो लेवल के बेसिस वाला, मतलब किसके केस में, दोनों में से कौन से मेथड के केस में एसेट की वैल्यू जो है वो जीरो पहुंच सकती है। देखो, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें एसेट की बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट जीरो पर पहुंच सकती है। लेकिन अगर हम WDV मेथड की बात करें तो उस केस में एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर लाइफ ऑफ एन एसेट कभी भी जो वैल्यू है वो जीरो तक रिड्यूस नहीं होगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखो, जैसे मान लो कि कोई एसेट 1 लाख रुपीस की है और हम उस पर 20% का डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। लेट सपोज कि 5 इयर्स लाइफ ऑफ एन एसेट है। अब अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड SLM मेथड यूज करोगे तो देखो, पहला पूरा साल जब खत्म होगा तो एट द एंड आप 20% के हिसाब से 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 80,000। फिर अगेन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, पूरा पूरा साल हमने एज्यूम किया है, तो देखो हर साल जब 20,000 माइनस हो रहा है तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर, देखो 5th ईयर का डेप्रिसिएशन भी जब हम माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर परसेंटेज यही रहे, यही अगर लाइफ रहे और WDV मेथड का यूज किया जाए तो आप देख सकते हो कि WDV मेथड के केस में अगर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो देखो, सबसे पहला वही कि डेप्रीसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, तो देखो डेप्रीसिएशन भी रिड्यूस हो रही है, सेम इक्वल अमाउंट चार्ज नहीं हो रहा। और आप ये भी देख सकते हो कि एट द एंड ऑफ द लाइफ, मतलब जो अप्रोक्सीमेट लाइफ हमने 5 इयर्स लेकर चले थे हम, तो उसके एंड में
एसेट की वैल्यू 0 पर नहीं पहुंची है। आई होप कि ये डिफरेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट डिफरेंस है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी एसेट को यूज कर रहे हो, आपकी उस एसेट पर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आपकी वो एसेट पुरानी होती चली जाएगी, वो रिपेयर्स भी तो मांगेगी ना। तो डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स दोनों के खर्चे जब आने शुरू हो जाएंगे तो उसका आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या असर पड़ेगा। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने हल्का सा आपको ये हिंट प्रोवाइड किया हुआ है पहले कुछ सेशंस में भी कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इसमें हम कुछ प्रॉफिट्स मतलब इनकम्स और कुछ लॉसेस या हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो शो करते होते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी चाहे एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन ये एक तरीके की हमारी एसेट को रिडक्शन करने वाला लॉस है, तो इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से रिपेयर्स पर भी होने वाला जो खर्चा जो है एक्सपेंस है, तो इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो उस केस में देखो क्या होगा। देयर विल बी अ कंबाइंड बर्डन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स, लेकिन ये अर्लियर ईयर्स में लाइटर होगा और लेटर ईयर्स में हैवियर होगा। कैसे? क्योंकि हम इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी एसेट पुरानी होती चली जा रही है लेटर ईयर्स में जाते जाते, वैसे वैसे उस एसेट से मिलने वाले फायदे कम होते चले जा रहे हैं ना। मतलब अगर हमने मान लो नई गाड़ी खरीदी है, लेट सपोज हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले हैं, हम माल इधर से उधर सप्लाई करते हैं, हमने कोई कार खरीद ली है, कोई भी गाड़ी खरीद ली है। अब स्टार्टिंग में तो हमारी वो गाड़ी नहीं है तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी वो गाड़ी, हमारा वो ट्रक या हमारी वो कार पुरानी होती चली जाएगी, वो रिपेयर्स मांगेगी। उस पर हम रिपेयर का बर्डन भी सहें, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमें सहना पड़ेगा। तो वो डबल इफेक्ट की वजह से यील्ड वो इतना दे नहीं रही है, बर्डन उसका लेटर ईयर्स पर ज्यादा पड़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम WDV मेथड में देखें तो देखो अभी अभी हम समझ कर भी हटे हैं कि ये पहले वाले सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन, और जैसे जैसे साल बीतते चले जाते हैं वैसे वैसे डेप्रिसिएशन का बर्डन भी कम होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब इस केस में जो बर्डन है डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स का वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। कैसे? क्योंकि अर्लियर सेशंस में मतलब जब हमारी एसेट नहीं होती है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, रिपेयर्स कम होती हैं, है ना। तो जैसे जैसे आगे आने वाले साल बढ़ते जाएंगे डेप्रिसिएशन कम होता चला जाता है और रिपेयर्स जो हैं हमारी एसेट मांगने लग जाती है, तो रिपेयर्स का बर्डन बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम देखें तो एक साइड पर एक चीज कम है, दूसरी साइड ज्यादा है। अगर एक साइड पर दूसरी चीज मतलब कम होती चली जा रही है तो रिपेयर्स बढ़ती चली जा रही हैं, तो ओवरऑल बर्डन तो सेम ही रह रहा है ना। इसका मतलब WDV मेथड फिर से ये SLM मेथड के कंपैरेटिवली बेटर साबित हो रहा है। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की, तो इसमें क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जनरली लो रखा जाता है एज कंपेयर्ड टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लेकिन अगर हम यहां बात करें तो इस केस में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के कंपैरेटिवली जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हाई रखा जाता है। क्यों हाई रखा जाता है? कि हाई रखो ताकि स्टार्टिंग अर्लियर वाले ईयर्स में ही हमने जितनी एलोकेशन करनी है ना वो हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारी मशीनरी, हमारी एसेट जो भी हमने नई नई खरीदी है वो पहले वाले सालों में हमें ज्यादा यील्ड देगी। तो जब वो ज्यादा यील्ड दे रही है तभी ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर ज्यादा अमाउंट को साइड पर रख लो, ताकि जब हमारी वो एसेट खत्म होने वाली हो तो हमारे पास ज्यादा पैसा जमा हो, है ना। अब आगे देखते हैं अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब देखो आपको पता है कि हर एक इकोनॉमी में, हर एक कंट्री में एक पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम काम करता होता है। तो अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्मली भी, तो
SLM मेथड की बजाय WDV मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटीज अपना अप्रूवल देती हैं। तो दिस मेथड, SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इज नॉट अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज, लेकिन जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा भी अप्रूवल है, उसे मान्यता है। तो वो भी कहते हैं कि WDV मेथड ही अपनाना चाहिए। अब अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबिलिटी। देखो, इट इज सूटेबल फॉर एसेट्स इन विच रिपेयर चार्जेस आर लेस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस इज लेस, सच एज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की ज्यादातर एप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन नहीं होती है। प्राइसेस, दाम बढ़ते हैं लैंड के, कम नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर चांस है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह होते हैं, मतलब जो हमारे ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनमें ज्यादातर इनके प्राइसेस जो है वो मतलब बढ़ते हैं, तो इन्हें रिपेयर के चांसेस बहुत ही कम है, इनमें ऑब्सोलेंस होने के चांसेस भी बहुत ही कम है। तो इसलिए इन पर ये कंबाइंड इफेक्ट का, ये जो डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स वाला हमने जो इफेक्ट देखा था ना, उसका असर भी कम दिखेगा। तो इसलिए ऐसे एसेट्स के केस में हमें SLM मेथड अपनाना चाहिए। लेकिन अगर एसेट्स ऐसी हैं जिनमें हमें रिपेयर्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें ऑब्सोलेंस की रिक्वायरमेंट्स भी देखनी पड़ सकती हैं, तो उस केस में हमें WDV मेथड अपनाना चाहिए। तो इट इज सुटेबल फॉर एसेट्स विच रिक्वायर मोर रिपेयर एक्सपेंसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इनमें रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट रहेंगी, और ऑब्सोलेंस के भी चांसेस, मतलब आउट ऑफ डेट या आउट ऑफ फैशन होने के चांसेस भी इसमें ज्यादा रहेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वगैरह करके, जैसे मशीनरी, व्हीकल, कार्स, नई से नई मॉडल्स आ जाते हैं, तो इसलिए इस केस में हमें WDV मेथड अपनाना चाहिए। तो यहां तक हमारा ये सेशन था। आई होप कि ये डिफरेंसेस जो हमने कवर किए हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।